डॉक्टर साहब, रोबोट सर्जरी तो शायद सबसे महंगी होती है, क्या कॉस्ट होता होगा? मोबाइल शुरू में 10,000 5,000 के, जैसे जैसे उसमें अपन ने कई चीज़ें डालने लगे, आज एक एक 1.5 फीचर बढ़ गए तो खर्चे बढ़ गए। सेम वे रोबोटिक नई टेक्निक है। डेफिनेटली इसकी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट भी करोड़ों में होती। किडनी ट्रांसप्लांट क्या है? किडनी ट्रांसप्लांट किन के लिए किया जाता है पहले अपन ये समझे। एंड स्टेज रीनल डिजीज एक बीमारी होती है जिसमें दोनों गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं। जब गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं, जो अपन ने अभी कार्य डिस्कस किए, तो सब बंद हो जाएंगे। जी। तो फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो पेशेंट या तो डायलिसिस डिपेंडेंट हो जाते हैं। इंसान के मरणोपरांत कितने समय तक ये अंग काम करते हैं? क्या होता है कि 2 तरीके की डेथ होती है। जी। एक ब्रेन डेड, जी। ठीक। दूसरा होता है जो कंट्रोल डेथ, आईसीयू में किसी की डेथ हुई। लेकिन डॉक्टर साहब, किडनी बड़ी होती है, छोटे सिरे से उतनी बड़ी किडनी अंदर कैसे जाएगी? तो किडनी मेनली ब्लड से फूली हुई रहती है। जब आप ट्रांसप्लांट के लिए किडनी निकालते हैं डोनर से, तो डोनर के लिए सारे क्राइटेरिया हम जब देखते हैं कि किडनी उसी से लेते हैं जिसके कोई प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऐसी कोई बीमारी नहीं हो जो किडनी को अफेक्ट कर सकती है। तो डोनर इज द बेस ऑफ रीनल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम। जैसे किसी पेशेंट की किडनी ट्रांसप्लांट हुई, कितने टाइम बाद वो चल फिर सकता है? और देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट का जो पेशेंट है जिसका किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी है, उसको हम 7 दिन के लिए आईसीयू में रखते हैं, तो नेक्स्ट डे से हम चलाना फिराना चालू कर देते हैं। कुछ बच्चे पैदा होते भी एक किडनी से होते हैं, ऐसा भी कुछ होता है कि बहुत से बच्चे बाय बॉर्न बाई किडनी से पैदा होते हैं? देखिए, 1 in 400 डिलीवरीज Okay. हैज गॉट 1 किडनी। गॉल ब्लैडर में किडनी में जो स्टोन बनता है वो कितने समय बाद बनता है? गॉल ब्लैडर के इलाज यही है कि जब भी गॉल स्टोन्स हुए, सिम्टोमेटिक है, तो अपने को गॉल ब्लैडर को निकलवा देना, रिमूव करना पड़ेगा। बेस्ट तरीका वो है। तो किडनी स्टोन्स मोस्ट ऑफ द टाइम 99% किडनी स्टोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। ओके। स्टोन जिसके हो गया, तो एक रूल बता देता हूँ, 5% पर ईयर के हिसाब से जिस पेशेंट को स्टोन हो उसको दोबारा होने के चांसेस होते हैं। इट मीन्स नेक्स्ट 10 ईयर्स में 50% पेशेंट्स में दोबारा से स्टोन आ जाएंगे। इनफैक्ट कभी भी यूरिन में ब्लड बिना किसी पेन या जलन के आता है तो इट इज एन इंडिकेटर ऑफ कैंसर, ओके। आइदर ब्लैडर और किडनी। यूरिन में ब्लड आना इज अ सीरियस इशू, इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जितना आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना चैनल आगे बढ़ेगा, और जितना चैनल आगे बढ़ेगा उतने अच्छे गेस्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी से, जो कि यूरोलॉजिस्ट हैं, यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और रेनल ट्रांसप्लांट सर्जन है, साथ ही रोबोटिक सर्जन है। तो नमस्कार देवेंद्र जी, आपका दादी वगैरह शो में स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल पॉडकास्ट की हम शुरुआत करते हैं, यूरोलॉजी क्या है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, यूरोलॉजी क्या है, क्योंकि ये कंफ्यूजन सिर्फ पेशेंट्स में नहीं डॉक्टर्स में भी होता है। जो किडनी से संबंधित और यूरिन से संबंधित डॉक्टर्स जो होते हैं वो यूरोलॉजिस्ट होते हैं, और नेफ्रोलॉजिस्ट भी यही काम करते हैं। तो नेफ्रोलॉजिस्ट वो होते हैं जो किडनी की बीमारियों को दवाइयों के माध्यम से ठीक करते हैं। CKD है, जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज है, एंड स्टेज रीनल डिजीज है, ब्लड प्रेशर है, इन सबको नेफ्रोलॉजिस्ट देखते हैं। यूरोलॉजी बहुत सर्जिकल ब्रांच है और काफ़ी ब्रॉड स्पेशलिटी बोलूँगा मैं। इसमें अलग अलग ब्रांचेस अपन आज की तारीख में डेवलप हो चुकी है। यूरोलॉजी यूरिन से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उन सबको डील करने वाले डॉक्टर्स यूरोलॉजिस्ट होते हैं, ये सर्जन्स होते हैं। अपन बात करें यदि बीमारियों के बारे में, तो जैसे UTI है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, खासतौर से जो बार बार इन्फेक्शन होता है, चाहे महिलाओं में हो, पुरुषों में हो, बच्चों में हो, उसमें यूरोलॉजिस्ट का रोल होता है। पीडियाट्रिक यूरोलॉजी एक ब्रांच है इसकी, जिसमें बच्चों से संबंधित यूरोलॉजी की प्रॉब्लम्स लाइक हाइपोस्पीडिया, पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्टिव मेगायूरेटर, पोस्टीरियर वाल्व, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनका सर्जिकली ट्रीटमेंट होता है, पकड़ी बचपन में ही जाती है। तो ये सारी बीमारियां पीडियाट्रिक यूरोलॉजी यूरोलॉजिस्ट में। इसी प्रकार से अपन स्टोन बहुत कॉमन है, आप जानते हैं, राजस्थान में बहुत ही कॉमन है। स्टोन से संबंधित, खासतौर से किडनी से संबंधित स्टोन, जिनको यूरोलिथियासिस बोलते हैं, ये भी यूरोलॉजी में आता है। इसके अलावा रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजी एक पार्ट होता है जिसमें यूरिन पैसेज में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको दोबारा से कैसे बनाया जाए। स्ट्रिक्चर यूरिथ्रा है, यूरेट्रिक स्ट्रिक्चर्स हैं, पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन है, इस प्रकार की बीमारियों को जो डील करते हैं वो रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजी। इसके अलावा एक ब्रांच अपन देखें फीमेल यूरोलॉजी। फीमेल्स में जो यूरोलॉजी से संबंधित बीमारियां लाइक स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, खांसी या छींक के साथ यूरिन का लीक हो जाना, ये बीमारी है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। महिलाएं प्राय इसको छुपा लेती हैं, बताती नहीं है। उसका इलाज बहुत ही सिंपल से सर्जिकल टेक्निक से होता है, ये यूरोलॉजी में आता है। इसके अलावा यूरो ऑन्कोलॉजी एक बहुत बड़ा डिवीजन है जो कैंसर यूरोलॉजी से संबंधित है, जैसे किडनी, प्रोस्टेट, ब्लैडर,
पेनिस और टेस्टिकल कैंसर, ये सारे इसमें आते हैं। तो अपन देखें तो काफ़ी ब्रॉड स्पेशलिटी है जो कि यूरोलॉजी में कवर की जाती है। डॉक्टर साहब, किडनी का क्या कार्य है, क्या कार्य करती है किडनी? देखो, फाउंडेशन जो है किडनी है, नॉर्मल ह्यूमन चीज का। किडनी बीन शेप ऑर्गन्स होते हैं जो अपने बैक साइड में 2 किडनीज होती हैं। किडनी का अपन कार्य की बात करें तो किडनी का मुख्य कार्य है खून को फिल्टर करके उसमें जो भी नाइट्रोजनस प्रोडक्ट या गंदगी जो है उसको अपन यूरिन के फॉर्म में निकालते हैं। ये तो मेन काम हो गया। इसके अलावा किडनी का जो काम है हीमोग्लोबिन बनाने में, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखने में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जो अपने को पता तभी चलता है जब किडनी की कोई बीमारी लाइक ESRD या CKD हो जाती है तो पता चलता है। तो ये मुख्य रूप से ये कार्य हैं जो किडनी करती है। ओपन सर्जरी, एंडोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी, इसे विस्तार से बताएं कि इनमें कितना फर्क है। भैया ये बहुत अच्छा प्रश्न बोलूँगा मैं। अगेन वही जो कन्फ्यूज़न है, आपने बहुत सटीक प्रश्न पूछा है। सबसे पहले अपन बात करते हैं एंडोस्कोपिक सर्जरी। एंडोस्कोपी ये 2 वर्ड से मिला हुआ है जी। किसी भी ऑर्गन में जहाँ ल्यूमन होती है तो एक दूरबीन के माध्यम से अपन एंटर करते हैं और उस ल्यूमन के अंदर अपन ऑपरेट करना, डायग्नोसिस करना, वो सब एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है। लाइक गैस्ट्रो में देखते हैं तो अपर जी एंडोस्कोपी होती है जो एसिडिटी के लिए अपन डायग्नोसिस करते हैं। सेम वे यूरिन वाले रास्ते के लिए सिस्टोस्कोपी होती है जिसमें पेशाब की थैली को अंदर से अपन एग्जामिन करते हैं। यूरेट्रोस्कोपी होती है, जैसे यूरेटर को अंदर से एग्जामिन करते हैं। RIRS बोलते हैं जिसको रिट्रोग्रेड इंट्रारेनल सर्जरी, उसमें अपन नीचे से ही पेशाब के रास्ते से ब्लैडर से होते हुए किडनी तक जाते हैं और किडनी को इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ये सारा एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है। एंडोस्कोपिक प्रोसीजर में कोई कट नहीं लगता है। जो नेचुरल पैसेज है जिस माध्यम से यूरिन बाहर आता है शरीर से, उसी रास्ते को अपन यूज करते हैं अपनी डिफरेंट साइज की दूरबीन या अलग अलग तरीके की दूरबीन के माध्यम से अपन किडनी के किसी भी पार्ट तक पहुंच सकते हैं। ये एंडोस्कोपी हुई। दूसरा ओपन सर्जरी, जैसा नाम से पता चल रहा है, ओपन मतलब खोलना। तो जैसा ये ट्रेडिशनली चीरा दे के जो सर्जरी करते हैं जिसको पुराने समय में जो होती थी, इसमें किडनी क्योंकि अपने बगल में होती है तो फ्लैंक इंसिजन लगता है। ऑलमोस्ट 15 to 18 सेंटीमीटर का इंसिजन लगता था किडनी को देखने जाने के लिए भी। इसी प्रकार यदि ब्लैडर की कोई सर्जरी करनी हो अपने को तो नीचे फेनेस्टल इंसिजन, बिल्कुल नाभि के नीचे एक इंसिजन लगता है, वो भी 15-20 सेंटीमीटर का लगता था। जैसे जैसे साइंस इवॉल्व हुई उसके बाद लेप्रोस्कोपिक आई, जिसमें लेप्रोस्कोपी में 3 या 4 छेद के माध्यम से अपन अंदर जाते हैं और सारा प्रोसीजर वही करते हैं जो ओपन माध्यम से करते हैं। पिछले 10-15 साल से रोबोटिक्स सर्जरी आई है, उसमें लेप्रोस्कोपिक की तरह ही रोबोटिक पोर्ट डाले जाते हैं। रोबोटिक सर्जरी को आप देखोगे तो मास्टर एंड स्लेव मॉडल पे है। कई पेशेंट्स मेरे से पूछते हैं सर रोबोटिक काम करेगा तो आपकी कहाँ जरूरत है? तो ऐसा नहीं है। रोबोट को चलाने के लिए सर्जन ही होता है, वो एक कंसोल पे अलग दूर बैठा होता है। अच्छा, ऑपरेट उसको सर्जन करते हैं। ओके। आप रोबोटिक आर्म्स को पेट के अंदर डाला, 3 या 4 आर्म्स डालते हैं जी, वो डाल के अपने रोबोट पे फिक्स कर दिया उससे, और कंसोल पे बैठकर सर्जन अपने फिंगर्स को मूव करता है। उस फिंगर मूवमेंट के साथ अंदर पेट के अंदर वो इंस्ट्रूमेंट मूव करते हैं। ओके। तो एडवांटेज इसका सबसे बड़ा ये है कि आप यूँ मानिए कि रोबोटिक सर्जरी में आपका हाथ अंदर चला गया और वो हाथ वहाँ ऑपरेट कर रहा है, तो कोई भी जो सा बहुत ही डिफिकल्ट प्लेसेस है जहाँ पे कि आपके इंस्ट्रूमेंट पहुँचने में दिक्कत है, इवन ओपन सर्जरी में आप नहीं पहुँच सकते, वहाँ रोबोटिक आर्म्स जाती है और हल्के से मूवमेंट पूरा एक्यूरेसी के साथ में। बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। और दूसरा इसका एडवांटेज है 3D विजन होता है इसमें। ओके। ऐसे मैं आपको देख रहा हूँ जी, तो ऐसे दिखता है आपको। अदरवाइज लेप्रोस्कोपी में या एंडोस्कोपी में 2D विजन होता है, 3D नहीं होता है। ओके। तो ये बड़ा एडवांटेज है। अगर आप मैनुअली उसको कर रहे हो और हाथ शेक हो गया या थोड़ा वाइब्रेट कर गया तो प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ रोबोट। रोबोट में ऐसा नहीं है। रोबोट में ट्रेमर फिल्ट्रेशन एक टेक्निक होती है। जैसे मेरे हाथ कांप रहे हैं तो मैं अपने उस मूवमेंट को यहाँ पे कर रहा हूँ, बट ये मूवमेंट वहाँ ट्रांसमिट नहीं होते इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। तो आपका जो ट्रेमर वाला पार्ट है वो फिल्ट्रेशन कर देता है। दैट इज अनदर एडवांटेज ऑफ रोबोट की, उसमें आपके फिल्ट्रेशन हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, रोबोट सर्जरी तो शायद सबसे महंगी होती है, क्या कॉस्ट होता होगा? एक हमारे दर्शकों को आप बताएं कि शायद एंडोस्कोपी और ओपन से ज़्यादा महंगा रोबोट सर्जरी होता है जो आम आदमी के अप्रोच में नहीं होता। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जैसा कि आप यूँ देखें, अपन किसी ज़माने में आपके मोबाइल जो है, मोबाइल शुरू में 10,000 5,000 के, जैसे जैसे उसमें अपन ने कई चीज़ें डालने लगे, आज 1-1 फीचर बढ़ गए तो खर्चे बढ़ गए। सेम वे रोबोटिक नई टेक्निक है, डेफिनेटली इसकी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट भी करोड़ों में होती है। तो इस सर्जिकली भी इसका सेम प्रोसीजर, इफ़ यू आस्क मी,
कि जो अपन लेप्रोस्कोपिकली करते हैं वही काम आप रोबोटिकली कर सकते हैं। जब आप रोबोट के माध्यम से करते हैं तो रफली 1 से 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगता है, कि उसमें कंज्यूमेबल्स की कॉस्ट नेचुरली, क्योंकि कॉस्ट जो आपकी टेक्निक की है वो पेशेंट पे ट्रांसफर होगी, तो इस तरीके से 1.5 से 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं। बट उसके कंपेरिजन अपन ये देखें कि जो पेशेंट को एडवांटेज है, पेन बहुत कम हो जाता है क्योंकि इसमें रिमोट सेंटर टेक्निक होती है जिसकी वजह से पेन कम होता है। दूसरा प्रिसीजन बढ़ जाता है, पेशेंट को प्रिसीजन की और पेन कम के साथ रिकवरी फास्ट हो जाएगी, तो वापस अपना काम करना जल्दी शुरू कर सकता है। तो कॉस्ट तो है डेफिनेटली, आई वुड से इट्स अराउंड, मैं दर्शकों से ये बताना चाहूँगा 1.5 से 2 लाख रुपए जो नॉर्मल अपन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं उसके ऊपर रोबोटिक सर्जरी में चार्जेस लगते हैं। जल्दी रिकवरी कर सकता है, जल्दी अपने काम पे लौट सकता है, तो ये बेनिफिट पेशेंट को रहेगा। डॉक्टर साहब, आप किडनी ट्रांसप्लांट भी करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट क्या है, किडनी ट्रांसप्लांट कैसे होती है, और किडनी ट्रांसप्लांट क्या सक्सेस रहती है, क्या इसका सक्सेस रेशो रहता है, उस बारे में एक्सप्लेन करें। ठीक है सर, बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन है ये। अपन इसको किडनी ट्रांसप्लांट को बेसिक आप बिल्कुल बताएं तरीके से। तो किडनी ट्रांसप्लांट किन के लिए किया जाता है पहले अपन ये समझे। एंड स्टेज रीनल डिजीज एक बीमारी होती है जिसमें दोनों गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं। जब गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं, जो अपन ने अभी कार्य डिस्कस किए, तो सब बंद हो जाएंगे जी। तो फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो पेशेंट या तो डायलिसिस डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो जब किडनी खराब हो जाती है तो अपने पास 3 ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। वन इज हीमोडायलिसिस, जिसमें एक मशीन के माध्यम से खून को अपन फिल्टर करते हैं और वापस ब्लड डालते हैं, वो हीमोडायलिसिस ये नेफ्रोलॉजिस्ट करते हैं। दूसरा होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में एक पेट के माध्यम से एक ट्यूब डालते हैं और उसमें एक फ्लूइड भरते हैं, तो ये अपन घर पे कर सकते हैं। दिस इज कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। थर्ड इज रीनल ट्रांसप्लांट। तो अपन एंड स्टेज रीनल डिजीज की बात करें तो इनके 3 ट्रीटमेंट ऑप्शन हो गए। पहले 2 ऑप्शन अपन ने डायलिसिस वाले जो डिस्कस किए, यदि आप इनकी कॉस्ट को इनिशियली कम माने लेकिन लॉन्ग रन में कोई आदमी 20 साल सर्वाइव करता है, यू कैन इमेजिन कितना कॉस्ट होता है। एक डायलिसिस 2,000 रुपए 3,000 रुपए के आसपास है, वीक में 3 करने पड़ेंगे, तो आप सोच सकते हो 1 साल में कितनी कॉस्ट है। फिर भी क्वालिटी ऑफ लाइफ वो नहीं होती जो ट्रांसप्लांट पेशेंट की। बहुत सारी परहेज, बहुत सारी चीजें होती। तो आज की तारीख में बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर ESRD इज रीनल ट्रांसप्लांट। रीनल ट्रांसप्लांट में क्या होता है, एक तो होता है डोनर, एक होता है रिसिपेंट। जिसको डिजीज हो गई वो रिसिपेंट और जिसको किडनी लगेगी। डोनर 2 तरीके के होते हैं, एक कैडेवरिक डोनर, जैसा आपने आजकल न्यूज़पेपर में भी आता है कि एक किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसने 10 जिंदगियां बचाई, 6 जिंदगी। बिल्कुल वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अपने हिंदू धर्म में अपन देखें या किसी में भी देखें, शरीर अपना नश्वर है, एक बार खराब हो गया तो उसको यदि अपनी वजह से किसी को अपन अपनी जब जीवनदान मिल रहा है, किसी जीवनदान मिल रहा है, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो एक ब्रेन डेड पेशेंट 2 किडनी, 1 लीवर, 1 लंग, 1 हार्ट, पैंक्रियाज, ये सब डोनेट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये बीच में इंटरप्ट करता हूँ, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा कि इंसान के मरणोपरांत कितने समय तक ये अंग काम करते हैं, किडनी कितने समय तक आदमी डोनेट कर सकता है? देखिए, इसमें ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। हो सकता है मैं इसको स्किप कर जाते हैं मैं इतना डिटेल में बताने में। क्या होता है कि 2 तरीके की डेथ होती है जी। एक है ब्रेन डेड जी। ब्रेन डेड में क्या होता है कि जैसे सपोज किसी का एक्सीडेंट हुआ, ब्रेन पे डैमेज हुआ, ब्रेन आपका काम करना बंद कर चुका है, लेकिन इंसान जिंदा है। क्योंकि हार्ट काम कर रहा है, लंग काम कर रहा है, किडनी उस समय काम कर रही है। तो अभी एग्जिस्टिंग जो पूल इंडिया में या अपन जो ब्रेन डेड जो बोलते हैं वो यही होते हैं, कैटेगरिक डोनर। तो आप इनकी किडनी ले सकते हैं, जिसमें एक बार ब्रेन डेथ हो जाती है उसके बाद हो सकता है 24 आवर्स 72 आवर्स तक आप सर्वाइव कर सकता हो पेशेंट, नहीं तो वो भी अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। दूसरा होता है जो कंट्रोल डेथ, आईसीयू में किसी की डेथ हुई तो उसमें हार्ट बंद हो गया तो इमीडिएटली आपको उसको ट्रांसफर करना होता है और उसको ओटी में लेके आपको ऑर्गन रिट्रीव करना, उसमें कोई टाइम नहीं मिलता, इमीडिएट कुछ ही मिनटों में। क्योंकि क्या होता है कि आप देखो सिंपल फिजिक्स है, जैसे ब्लड बाहर निकलता है तो क्लॉट हो जाता है। जैसे किसी का हार्ट ने काम करना बंद किया तो हार्ट बंद होते पंप होना बंद हो गया तो क्लॉट हो जाएगा, सारी चीजें खराब है। ब्रेन डेड में क्या होता है कि ब्रेन ने फंक्शन, हायर मेंटल फंक्शन बंद हो गए, वो है और बॉडी, हार्ट अपने आप रिदम के साथ चल रहा है और उसकी बॉडी अभी जिंदा है। उसको अपन उस समय यदि परमिशन मिलती है, फैमिली तैयार हो जाती है, तो उस समय ऑर्गन निकालते हैं। आप इलेक्टिवली पेशेंट को थिएटर में ले जाते हैं, बीपी वगैरह को कंट्रोल करते हैं और तब ऑर्गन निकालते हैं एक एक करके। सुन हार्ट लंग निकालते हैं, फिर लीवर निकालते हैं, फिर किडनीज निकालते हैं और जैसे जैसा रिक्वायरमेंट रहती है उसके हिसाब से। तो ये हो गया आपका कैडेवरिक डोनर। इंडिया में अपन देखें तो ऑलमोस्ट जितने भी ट्रांसप्लांट होते हैं उसका लेस देन 20% कैडेवरिक है, बाकी 80% लाइव रिलेटेड डोनर्स होते हैं। लाइव डोनर वो होता है कि एडल्ट आदमी 18 से 65 के बीच का, फैमिली का कोई भी, मदर फादर भाई बहन
लेकिन तब सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए। नहीं, आजकल AB कंफर्टेबल भी करने लग गए हैं कि जिसमें ब्लड ग्रुप वाला, क्योंकि अब देखो आप न्यूक्लियर फैमिलीज आने लग गई हैं, तो हो सकता है मेरी फैमिली मुझे एक ही डोनर मिले, तो ब्लड ग्रुप का अब पहले ऐसा होता था, पहले 100% ऐसा होता था ना। अब उस ब्लड को कैसे मैच करते हैं? उसको मैच करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं, मेडिसिन देते हैं, तो उसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स हैं जो कि एंटीबॉडी बनाती है ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट, हम उसको पहले किल करते हैं, उसको मेडिसिन के थ्रू खत्म करते हैं, प्लाज्मा फेरेसिस करते हैं, एंटीबॉडीज जो बनी हुई है उनको निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट आप जब किडनी लगाते हो दूसरे ब्लड ग्रुप वाले की, तो वो बॉडी उसको अपना पार्ट समझती है, तो उसको वो एंटीबॉडीज रिजेक्ट में उसको एक्सेप्ट कर लेती है। उसको एक्सेप्ट कर देती है। तो दिस इज नोन एज एबियो इनकॉम्पेटेबल रीनल ट्रांसप्लांट। डोनर का जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया अपन डिस्कस करे थे, लाइव डोनर। इंडिया में मेजोरिटी लाइव डोनर्स ही हैं। इसमें अपने मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरा ऑब्जर्वेशन है पिछले 20 साल से 25 साल से जितना भी डोनर है, 80% फीमेल डोनर होती हैं, 20% मेल डोनर होते हैं। ओके, इसकी क्या वजह? वजह अपना मतलब यूँ समझिए, मैं बोलूँगा माताएं, बहनें, वाइफ्स, ये डोनेट करने के सोसाइटी में आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो ये अपने पूरी जिंदगी आपके परिवार को देते हैं, इसको देने का ही त्याग की भावना इनमें भरी हुई होती है। दूसरा मेल, क्योंकि अर्निंग मेंबर होता है, अधिकतर आप ट्रीटमेंट उन्हीं का करवाते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल गृहस्थी चलाने के लिए वही। तब जरूरत उनकी होती है, तो इसलिए उस तरीके से। तो डोनर के लिए सारे क्राइटेरिया हम लोग देखते हैं कि किडनी उसी से लेते हैं जिसके कोई प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऐसी कोई बीमारी नहीं हो जो किडनी को अफेक्ट कर सकती है। दूसरा, उसको देने के बाद उसको भी नुकसान नहीं हो, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये। तो डोनर इज द बेस ऑफ रीनल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम। ये तो हो गया बेसिक चीज। किडनी का ट्रांसप्लांट जो करते हैं हम लोग, जैसे डोनर की किडनी अपने निकाली तो उसको भी हम लेप्रोस्कोपिक से निकालते हैं, ताकि मरीज का चीरा बहुत छोटा होता है, रिकवरी फास्ट हो जाती है। और उस किडनी को वो रिसिपेंट पे लगाते हैं और राइट इलाइक फोसा में नीचे की तरफ लगती है, तो उसकी खराब किडनी वहीं रहती है। मेरे से कई पेशेंट पूछते हैं कि साहब ये सवाल है, दोनों किडनी आप निकालोगे फिर लगाओगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जो खराब आप किडनी आप अंदर ही छोड़ दें। तो तीसरी लगा देते हैं। ओके, तो जो रिसिपेंट होता है उसमें तीसरी किडनी हो जाती है। ओके, क्योंकि वो काम तो कर नहीं रही है, उसको निकालने का भी ऑपरेशन होता है, तो क्यों इस बर्डन को पेशेंट पे डाला जाए। तो आप एक एक्स्ट्रा किडनी वहीं लगा देते हैं इलाइक फोसा में। तो उसमें जैसे दोनों आर्टरी है, उसको इलाइक वेसल्स के साथ यूरेटर को ब्लड उनको जोड़ के और पेशाब फिर चालू हो जाता है, वैसे ही चलता है। क्योंकि दूसरे की बॉडी से आपके ऑर्गन आया है, तो इम्यूनोसप्रेसेंट, ताकि रिजेक्ट नहीं हो बॉडी, इम्यूनोसप्रेसेंट लेने होते हैं रिसिपेंट को, और उसको लाइफ लॉन्ग लेने होते हैं। ये बेसिक अपना ट्रांसप्लांट से रिलेटेड। आजकल हम लोगों ने अभी रिसेंटली, मतलब वी आर द फर्स्ट टीम विच डिड रोबोटिक रीनल रिसिपेंट। ओके, क्योंकि इसमें जब आप ट्रांसप्लांट करते हो तो एक बहुत बड़ा चीरा राइट इलाइक फोसा में लगता है। क्योंकि अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, तो अब आप छोटे से चीरे से किडनी को अंदर डाल देते हैं और पूरा एनास्टोमोसिस सारी चीजें और रोबोटिक पद्धति से भी। डॉक्टर साहब, किडनी बड़ी होती है, छोटे चीरे से उतनी बड़ी किडनी अंदर कैसे जाएगी? यस, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है जी। किडनी का आप देखोगे तो किडनी मेनली ब्लड से फूली हुई रहती है। जब आप ट्रांसप्लांट के लिए किडनी निकालते हैं डोनर से, तो पूरा ब्लड निकल जाएगा, तो साइड से फ्लश करते हैं, बिल्कुल कोल्ड करके छोटी सी किडनी हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। जैसे उसमें फिर से ब्लड सर्कुलेशन आता है, रिसिपेंट से फिर फूल जाती है, तो छोटा सा अम्बिलिकस बलून की तरह होती है। तो अम्बिलिकस से डाल देते हैं उसको और फिर उसको एनास्टोमोसिस, फिर अंदर उसमें ब्लड इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि वो ब्लड उसमें फिर से वो बलून की तरफ वो एनास्टोमोसिस करते हैं, इंजेक्ट नहीं करते, उसको अपन जोड़ते हैं वापस। उसकी वेसल्स, जो डोनर की वेसल्स आई है, उनको रिसिपेंट की वेसल्स के साथ जोड़ देते हैं। तो जो रिसिपेंट का ब्लड फ्लो आ रहा है वो उस किडनी में आएगा, तो अपने आप किडनी फूलेगी और फिर इमीडिएटली यूरिन बनना शुरू हो जाता है। जैसे किसी पेशेंट की किडनी ट्रांसप्लांट हुई, कितने टाइम बाद वो चल फिर सकता है और रूटीन में उसकी लाइफ स्टाइल चल सकती है? कितना टाइम वक्त लगता है उसको? देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट का जो पेशेंट है, जिसका किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी है, उसको हम 7 दिन के लिए आईसीयू में रखते हैं। तो नेक्स्ट डे से हम चलाना फिराना चालू कर देते हैं, और 7वें दिन जब डिस्चार्ज करते हैं उसको खिला पिला के रोटी वोटी सब खाना पीना से। तब भी वही परहेज रखने पड़ते हैं? उसको परहेज जो रखने पड़ते हैं खाने पीने के नहीं। खाने पीने के यदि किडनी फंक्शन नॉर्मल आ जाता है, अच्छे से यूरिन होता है, कोई परहेज खाने पीने का, एक्सेप्ट कि कच्ची चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि इनके इम्यूनोसप्रेसेंट अपन दे रहे होते हैं, तो इन्फेक्शन के चांसेस, रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। तो जब इम्यूनोसप्रेसेंट रहेगा, तो जैसा भी अपने को कोविड के टाइम भी देखा और एड्स वाले पेशेंट में भी देखते हैं कि जब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होता है उनको इन्फेक्शन जल्दी पकड़ता है। तो सेम वे इन लोगों में इन्फेक्शन जल्दी आ सकता है, तो इनको कुछ दिनों के लिए मास्क लगवाते हैं, अच्छी चीजें नहीं खानी, बाकी खाना पीना, दौड़ना। एक इंटरेस्टिंग चीज, दौड़ना, डॉक्टर साहब एक ऐसा कहते हैं कि स्टेयर्स चढ़ने में ऐसा काम नहीं होना चाहिए, हाइट पे जाना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं। वही इंटरेस्टिंग चीज जो होता है, लास्ट ईयर हमने किडनी रिसिपिएंट
का क्रिकेट मैच करवाया था। अच्छा, आगे अब देखोगे उनकी एंथुजियाज्म और झील देख के मुझे लगा कि मैं उसमें एक, मुझे अभी भी याद है, हर्षवर्धन नाम से एक ट्रांसप्लांट पेशेंट है, उसने डाई मार के कैच लिया, मतलब ऑन द एब्डोमेन, जैसे विराट कोहली टाइप से ऐसे डाई मारी, मैंने कि क्या कैच लिया उसने। तो दे कैन प्ले लाइक एनीबडी नॉर्मल इंडिविजुअल। वंस क्रिएटिनिन इज नॉर्मल, किडनी आपकी बॉडी का पार्ट बन गई, तो ये बस दवाई लो और यू कैन लीड योर नॉर्मल लाइफ। पता भी नहीं चलता, हो सकता है कि अपने में से कोई किडनी ट्रांसप्लांट बैठा हो, पता ही नहीं चलेगा यार ये ट्रांसप्लांट पेशेंट है। और वैसा कुछ नहीं, परहेज नहीं होता कि जैसे पहले किडनी जब खराब होती है तब बोलते हैं कि पानी कम पीना चाहिए, ये वो, तो वो बाद में नहीं करने पड़ते या करने पड़ते हैं? नहीं करने पड़ते, वही बता रहा हूँ कि भाई एक बार एक किडनी इज एनफ टू सर्वाइव, क्योंकि डोनर भी एक दे के आपकी लाइफ भी बचा रहा है, वो खुद भी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है और आपको भी नॉर्मल। डॉक्टर साहब, कुछ मेरे को जितना मुझे ध्यान है अपनी जानकारी के अनुसार, कुछ बच्चे पैदा होते भी एक किडनी से होते हैं, ऐसा भी कुछ होता है? कुछ बहुत से बच्चे बाय बॉर्न बाई किडनी से पैदा होते हैं। देखिए 1 in 400 डिलीवरीज हैज गॉट 1 किडनी। और जो अपन ने पीडियाट्रिक यूरोलॉजी की इनिशियली बात करी थी, तो जितनी भी कंजेनाइटल एनोमलीज होती हैं, कंजेनाइटल एनोमलीज बोलते हैं जो डिलीवरी के साथ ही बच्चे में आती है, तो उसमें 50% किडनी संबंधित एनोमलीज होती हैं। बाकी हार्ट की, बोन्स की, लंग्स की, सबकी, बाकी सबको मिला दो 50% किडनी की होती है। और डॉक्टर साहब, जिस डोनर ने किडनी दी है वो कितने टाइम में बेड से खड़ा हो सकता है और उसको क्या परहेज रखने पड़ते हैं? देखिए जो डोनर ने किडनी दी है वो नॉर्मल है, मेरे और आपकी तरह बिल्कुल नॉर्मल इंडिविजुअल, उसको कोई बीमारी नहीं है। एक इंटरेस्टिंग डाटा है, यूएस का, इंडिया का नहीं है जी। उन लोगों ने डोनर्स के सर्वाइवल के लिए और लॉन्ग टर्म में कैसा रहते हैं, तो 25 साल तक उन्होंने उनको फॉलो किया एक किडनी देने के बाद। तो उन्होंने ये पाया कि डोनर का सर्वाइवल नॉर्मल पॉपुलेशन से 1.5 से 2 साल ज़्यादा है। ओके, विच इज सरप्राइजिंग। तो उसमें ये था कि जब भी अपन किसी का किडनी लेते हैं तो वी चेक एवरीथिंग, तब कोई डिजीज आपने रूल आउट कर लिया, तो आपने बेस्ट पॉपुलेशन को ले लिया, इसलिए थोड़ा सा सर्वाइवल अच्छा था। अदरवाइज उनमें और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, खाना पीना नॉर्मल करते हैं। विद इन 7 days दे कैन स्टार्ट मूविंग योर, मतलब गोइंग टू ऑफिस वट एवर दे वॉन्ट। कि लेप्रोस्कोपी में एडवांटेज होता है, वो अगेन पेन कम होता है, अगेन रिकवरी फास्ट होती है, अगेन यू रिटर्न टू वर्क अर्ली। बाकी कोई प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है, साल में एक बार दिखवाने के लिए बुलाते हैं। बाकी कोई एलर्जी वगैरह कुछ ऐसा कुछ नहीं? नहीं, मतलब उनको एक साल में बुला के रूटीन किडनी और उससे संबंधित चेकअप कर लेते हैं कि ऐसा तो नहीं हो, क्योंकि 20-25 साल बाद ये देखा है उनका क्रिएटिनिन स्लाइटली हायर साइड में रहता है, बट ऐसा नहीं है कि डायलिसिस की जरूरत पड़े। ओके डॉक्टर साहब, अब मैं एक महत्वपूर्ण सवाल पर आता हूँ कि किडनी में स्टोन जो बनता है, गॉल ब्लैडर में किडनी में जो स्टोन बनता है, वो कितने समय बाद बनता है? कि ऐसा नहीं है कि आज हमने कुछ खाया, अननेसेसरी फैट या कोलेस्ट्रॉल या जो भी चीज़ें स्टोन बनती हो, या जो भी फल सब्जी मना करते हैं, बीज वाली सब्जी नहीं खानी चाहिए जो भी, तो ये ऐसा नहीं है कि 10 दिन में, महीने में रेडी हो गया, शायद सालों में रेडी होती होगी। तो वो आप थोड़ा सा इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, पथरी को बनने में, जिसको अपन पथरी बोलते हैं, किडनी स्टोन को, कितना समय उसको रेडी होने में लगता है और उसके क्या उसके इलाज हैं, वो थोड़ा सा आप बताएं। और गॉल ब्लैडर की अगर पथरी हो तो क्या गॉल ब्लैडर ही निकाला जाएगा या उसका भी कोई उपचार है? पहले मैं गॉल ब्लैडर की बात करते हैं, क्योंकि गॉल ब्लैडर का हम लोग जब जनरल सर्जरी में थे तब ऑपरेट करते थे, अपने गॉल ब्लैडर को नहीं ऑपरेट करता। नहीं, गॉल ब्लैडर के इलाज यही है कि जब भी गॉल स्टोन्स हुए, सिम्टोमेटिक है, तो अपने को गॉल ब्लैडर को निकलवा देना, रिमूव करना पड़े, बेस्ट तरीका वो है। रही किडनी स्टोन्स की बात, किडनी स्टोन का अपन बेसिक वो समझें तो किडनी स्टोन्स मोस्ट ऑफ द टाइम 99% किडनी स्टोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। ओके, कैल्शियम फॉस्फेट के भी होते हैं, ट्रिपल फॉस्फेट्स के भी होते हैं, यूरिक एसिड भी स्टोन, सिस्टीन स्टोन, कई टाइप के केमिकली मैं बात कर रहा हूँ। ये आम जनता के लिए स्टोन्स वही हैं, लेकिन अब और साइंटिफिक वे में जाएंगे तो अलग अलग टाइप के होते हैं। इनमें भी 99% कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन और कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन है। अब नाम में आप देखेंगे कैल्शियम और ऑक्सलेट, तो कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, बोन, सारी मसल्स का, नर्व्स का, सबका काम करना, तो कैल्शियम आपको लेना ही है। ऑक्सलेट को आप कम कर सकते हैं। ऑक्सलेट मींस? ऑक्सलेट अब मैं बताता हूँ, जिसके लिए अब जो बंद करते हैं अपने डाइट वगैरह के, बोलते हैं बीज से कुछ नहीं होता है। ये बहुत कॉमन मिथ है कि अपन बीज वाली चीजें जैसे टमाटर है, अमरूद है, ये खाएंगे तो अपने बीज बन के और वो स्टोन बनाते हैं। नहीं, बीज एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। स्टोन का नाइडस जो फॉर्मेशन होता है कैल्शियम ऑक्सलेट से बनता है या कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। ये किडनी में एक एरिया होता है जहाँ पे रेंडल्स प्लाक बनते हैं जी, उस प्लाक के ऊपर धीरे धीरे स्टोन ग्रो करना चालू करते हैं। वो मोस्टली कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट के होते हैं। ऑक्सलेट रिच होती है, जैसे पालक है, टमाटर है, केचप्स है, ठीक है, इसके अलावा नॉन वेज है, इसके अलावा अपना कैबेज है, इन सब में ऑक्सलेट ज़्यादा होता है। तो जब ये ऑक्सलेट आपके बॉडी से एब्जॉर्ब होगा, किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होगा,
जब आप पानी कम पिएंगे तो ये क्रिस्टलाइजेशन होता है। जैसे अपन चाशनी को देखा होगा, चाशनी को छोड़ देते हैं, धागा छोड़ते हैं, मिश्री बनती है। तो सेम वे स्टोन बनने की प्रक्रिया भी बेसिक लेवल पे अपन समझे तो ऐसे ही होती है कि बिल्कुल छोटे नाइडस से शुरू होता है जो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक होता है, उस पर धीरे धीरे बिल्ड करती है। मेरे से पूछो कितना टाइम लगता है। यदि आप जेनेटिकली ससेप्टेबल नहीं है तो किडनी स्टोन बनने में कम से कम 6 महीने से साल भर लगता है। ओके, तो कुछ डिजीजेस ऐसी होती है जिनमें जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी वो रैपिडली ग्रो करती है, या थायराइड हाइपरपैराथायरॉइडिज्म एक बीमारी होती है जिसमें बार बार स्टोन बनते हैं और तेजी से बनते हैं। अदरवाइज नॉर्मली 6 महीने से साल भर का टाइम लग जाता है। किडनी स्टोन बनता है किडनी में, उसके पेपिला पे बनता है छोटा सा, उसके ऊपर धीरे धीरे ग्रो करता रहेगा। कई बार हल्का फुल्का दर्द दिया, अपने को इग्नोर कर दिया तो ग्रेजुअली बड़े होते रहते हैं। किडनी स्टोन वहीं से स्लिप होकर यूरेटर में अटक सकता है तो उसको यूरेटिक स्टोन बोल देते हैं। वो ब्लैडर में आके रुक सकता है तो ब्लैडर स्टोन हो जाते हैं। तो इस तरीके से सारे स्टोन्स ऊपर से आके नीचे की तरफ धीरे धीरे मूव करके अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। महत्वपूर्ण कारण जो है अपने यहाँ पे वो आप देखोगे तो एक स्टोन बेल्ट साइंटिफिकली हम लोग बोलते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, ये अपना वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है। ये इसको स्टोन बेल्ट बोलते हैं। मैक्सिमम स्टोन इसी एरिया में मिलते हैं। इफ यू लुक एट द होल इंडियन, इसका क्या कारण? खान पान? नहीं, टेम्परेचर। ओके। इफ यू लुक एट दिस एरिया, ऑलमोस्ट 8 से 10 महीने अपने यहाँ गर्मी पड़ती है इस एरिया में। उस हिसाब से अपन पानी नहीं लेते हैं। अभी मैं किडनी में जो क्रिस्टलाइजेशन बोल रहा था कि यदि आप पानी पीते रहेंगे तो क्रिस्टल जमेंगे नहीं, आप वॉश करते रहेंगे तो कम रहेगा चांसेस। तो खास तौर से ये होता है कि पानी का आप असेस कैसे करेंगे। अपन आज की तारीख में कोई एसी में काम कर रहा है, कोई मजदूर बेचारा धूप में काम कर रहा है, आपको पानी कितना लेना, उसके लिए बेसिक जो मैं पब्लिक से कहना चाहूँगा क्राइटेरिया इज कि आपका 1.5 से 2 लीटर के बीच में यूरिन होना चाहिए 24 घंटे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि एसी में बैठने वाले के लिए 1.5 लीटर पानी ही काफ़ी है, 1.5 लीटर यूरिन, क्योंकि उसके पसीना आ ही नहीं रहा है। एक मजदूर जो बाहर धूप में काम कर रहा है उसको 5 लीटर भी पानी पीना पड़ सकता है, क्योंकि वो 3 लीटर तो पसीने में निकाल रहा है। तो अपने को क्राइटेरिया पानी पीने का नहीं होता, यूरिन अपन कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो साल 6 महीने में एक बार यूरिन मेजर कर लिया अपन ने, हाँ मेरा 1.5 लीटर तक आ रहा है, इट मीन्स यू आर टेकिंग एडिक्वेट फ्लूइड्स। इसके अलावा कई मिथ्स हैं स्टोन रिलेटेड ही। बहुत कॉमन मिथ है बियर पीने के लिए कि जैसे पेन हुआ, हाँ अक्सर बताते हैं कि बियर पीने से स्टोन निकल जाता है। आपने आप उसका बताएं क्या? तो उसमें क्या होता है कि जैसे स्टोन किडनी में बना, यूरेटर में आया, तो यूरेटर में जब आता है स्टोन मूव करता है तब पेन होता है और बहुत एगोनाइजिंग पेन होता है। मेरे कई फीमेल पेशेंट्स जो बताती हैं कि उनको डिलीवरी में इतना पेन नहीं हुआ जितना स्टोन के साथ पेन हुआ है। तो इट्स सच ए सीवियर पेन। उस पेन के समय ये होता है कि छोटा स्टोन जब मूव करता है तो बॉडी उसको एक्सपेल करने की कोशिश करती है, सीवियर स्पाज्मोटिक पेन होते हैं। उस पेन का ठीक करने के लिए तो अपने को मेडिसिन लेनी रहेगी, लेकिन हर आदमी बोलता है तो बियर पी ले। तो बियर का अल्कोहल नहीं, उसका वाटर काम करता है। आप किसी भी पद्धति से ट्रीटमेंट करवाएं यूरेटिक स्टोन्स का, छोटे छोटे स्टोन जो निकल जाते हैं, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो या बियरपैथी हो। कोई इनको बियर का तो कहते ही है, और कोई कोल्ड ड्रिंक और सोडा से जोड़ देते हैं ऐसे। कोई कहते हैं वो मोटे वाले नींबू आते हैं, बिजोरा नहीं होते सर। तो बहुत सारी मिथ है लोगों की। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इन सब में आप देखोगे एक कॉमन फैक्टर है, पानी ज़्यादा पीने के लिए बोलता है। तो जो पानी काम करता है, आपको मैं बोलूँ कि 2 बोतल पानी पी लो, आप पूरा दिन निकाल दोगे पानी पीने में। लेकिन कोई आपको बोलेगा 2 बोतल बियर पी ले, तो साथ में बैठ के हाँ 2 बोतल बियर पी, बहाना भी मिल जाएगा उससे। हाँ, तो बियर का सिर्फ पानी काम करता है, अल्कोहल नहीं। अगर अल्कोहल काम कर रहा होता तो अपन प्योर अल्कोहल बिल्कुल विस्की के लिए बोलते हैं। तो सिर्फ पानी काम करता है। मेरी लोगों से यही गुजारिश है और रिक्वेस्ट है कि इसका पानी काम करता है, तो जब भी स्टोन हो तो पानी का इंटेक 100% अपने को बढ़ा देना चाहिए। कम से कम 3 लीटर तक पीना चाहिए दिन में। 3 लीटर पानी पिए दिन में कम से कम। और ये 1 से 1.5 लीटर यूरिन आना चाहिए जी, 1.5 लीटर मिनिमम होना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसा मैंने सुना है कि किडनी के स्टोन को निकालने के लिए, मतलब जो सर्जरी होती है उसके लिए किडनी को पंचर किया जाता है, तो ये कितना कारगर है, कितना सही है? और किडनी को पंचर करते हैं तो उससे कोई किडनी पर साइड इफेक्ट तो नहीं पड़ता स्टोन निकालने के लिए? किडनी में अगर स्टोन है आपके तो वो फिर से ना बने और कितने समय में फिर से बन सकता है? ये दोनों चीज़ों को आप मर्ज करके अच्छे से समझाएं हमारे दर्शकों को। ठीक है। ये बहुत ही मुझे लगता है कि हर पेशेंट का मेरे से जो क्वेश्चन होता है उसमें सब ये पूछते हैं। तो पहला अपन बात करते हैं पंक्चर रिलेटेड। जी, किडनी में जब स्टोन होता है तो उसको हम लोग 3 या 4 मेथड से निकालने का प्रयास करते हैं।
जिसमें छोटा स्टोन हो, जैसे कैल्शियल स्टोन बोलते हैं, उनको हम एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट यानी कि ऑब्जर्वेशन में भी रख के कर सकते हैं। कई जरूरी नहीं हर स्टोन को निकाला जाए, छोटे स्टोन अपने आप निकल जाए, जैसे 2 mm 3 mm के स्टोन्स बनते हैं वो निकल जाते हैं। अपन क्योंकि स्टोन बेल्ट में रहते हैं तो बहुत फ्रिक्वेंटली आता है, हमारे पास आ जाते हैं पेशेंट कि सर 3 mm का स्टोन है, मुझे दवाई दो। हम समझाते हैं तो पेशेंट रिलैक्स भी हो जाता है और अपने आप निकल भी जाते हैं। सेकंड ट्रीटमेंट ऑप्शन है लिथोट्रिप्सी, ESWL बोलते हैं इसको, रेडिएशन ना रेडिएशन नहीं, इसे साउंड वेव के थ्रू। तो इसमें जैसे एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी बोलते हैं इसको। तो इसमें किरणें उस पे किडनी पे फोकस करके डालते हैं, तो इसमें स्टोन को ब्रेक करके अंदर ही ब्रेक हो जाता है और वो यूरिन के थ्रू निकलते हैं। थर्ड ट्रीटमेंट है आपका PCNL, जिसमें एक छोटा सा पंक्चर करते हैं किडनी में, उस किडनी में पंक्चर करके अपने स्टोन को ब्रेक करते हैं और उसको समय हाथों हाथ निकाल लेते हैं। PCNL आज की तारीख में अपन बात करें तो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। ओके, पंक्चर का कोई मेजर इम्पैक्ट साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जैसा अभी डिस्कस कर रहे थे, किडनी इज फुल ऑफ ब्लड। कई बार जब पंक्चर करते हैं, कोई उसकी वेसल को आपने टच करते हुए चले गए, तो कई बार ऑपरेशन के बाद ब्लीडिंग होती है। वो होती बहुत रेयरली है, एक मतलब 10,000 से 50,000 सर्जरीज में एक में किसी में होता है, तो उसको ट्रीट कर सकते हैं। उसमें एंजियोग्राफी करके कोयल कर देते हैं, बंद कर देते हैं। उस समय पेशेंट को पैनिक भी होता है, हीमोग्लोबिन भी ड्रॉप होता है। तो जो आपने पूछा पंक्चर से कोई साइड इफेक्ट, तो यही होता है। और हार्डली कोई नेफ्रॉन डैमेज होता है कि आप जब उस रास्ते से जा रहे हो तो 100-200 नेफ्रॉन के आसपास डैमेज, विच इज नेग्लिजिबल। एक किडनी में 1 मिलियन के आसपास नेफ्रॉन, तो आप समझ सकते हैं कि कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं होता है। और ये बहुत ही पुरानी टेक्निक है, काफ़ी सालों से टाइम टेस्टेड है और कोई इफेक्ट इसका इल इफेक्ट नहीं होता है। इसके भी आजकल यही जो आपका कंसर्न है, वो साइंटिस्ट का कंसर्न होता है कि इसको और छोटा किया जाए। तो आजकल मिनी PCNL, अल्ट्रा मिनी PCNL, तो वो कुछ होते हैं, निडल है, निडल के बराबर के पंक्चर करके भी स्टोन निकाल देते हैं, लेजर आ गई। चौथी जो टेक्निक है RIRS बोलते हैं इसको, रेट्रोग्रेड इंट्रारेनल सर्जरी, जिसमें पेशाब के रास्ते से ब्लैडर से यूरेटर में, यूरेटर से किडनी में गए, स्टोन को देखा और लेजर से उसको डस्ट बना देते हैं। ओके, और वो डस्ट आपके अंडर विजन निकलती है, तो आप साथ के साथ ही उसको निकाल देते। तो ये तो हो गया ट्रीटमेंट ऑप्शंस इसके। अपन बात करें इसको प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस, स्टोन जिसके हो गया, तो एक रूल बता देता हूँ, 5% पर ईयर के हिसाब से जिस पेशेंट को स्टोन हुआ उसको दोबारा होने के चांसेस होते हैं। इट मीन्स नेक्स्ट 10 ईयर्स में 50% पेशेंट्स को दोबारा से स्टोन आ जाएंगे, डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स, सारे एफर्ट्स। तो मैं हर पेशेंट को जो बोलता हूँ कि 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। एक तो पानी, फ्लूइड इनटेक एडिक्वेट, जैसा अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, 2.5 से 3 लीटर तक जी। तो फ्लूइड इनटेक का एक मेथड है। ऐसा नहीं है कि कई लोग आते हैं हमारे पास, साहब मैं सुबह जिम जाता हूँ, उसके बाद 1 लीटर सुबह पी लेता हूँ, 1 लीटर शाम को। नो, इट शुड बी इवनली प्लेस, इवनली स्पेस, और क्वांटिटी भी ऑलमोस्ट इक्वल, कि जैसे आपने 300 ml करके आपने 10 बार में लिया, तो आपका हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा होना चाहिए। दूसरा, सिट्रस फ्रूट्स, जो बिजोरा नींबू की आप बात कर रहे थे ना, तो सिट्रस फ्रूट्स अम्लीय लैक्टिक एसिड होता है। नहीं, अम्लीय नहीं, अम्लीय में ये भी बहुत कॉमन है। अम्लीय मतलब नींबू का मतलब हर आदमी, सिट्रिक एसिड जी प्राइमरीली सिट्रस फ्रूट्स में होता है। नींबू, मौसमी, संतरा, किन्नू, ये सब सिट्रस फ्रूट्स हैं। विटामिन C भी नहीं है। ओके, जैसे आंवला है, आंवला विटामिन C में रिच है। टमाटर है, वो भी खट्टा है, लेकिन टमाटर हम अवॉइड करवाते हैं। तो सिट्रिक एसिड होता है जो स्टोन डिसोल्यूशन में हेल्प करता है जी। तो इसके सिरप्स भी आते हैं। आप नहीं तो सिट्रस फ्रूट ले लीजिए, रोज ब्रेकफास्ट में अपना नींबू, मौसमी, संतरा, किन्नू, इसी किसी का भी जूस ले सकते हैं। कई डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनके लिए संतरा मना होता है, तो वो नींबू की शिकंजी ले सकते हैं नमक के साथ। ये सारी चीज़ें जो आपको प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। इसके अलावा डाइटरी रेस्ट्रिक्शन के लिए अलग अलग मिथ्स हैं, खूब सारे। आपको जिससे मिलोगे ना, वो आदमी आपको 2 चीज़ बंद करवा देगा और ऐसा लगेगा कि मैं खाऊं क्या, कुछ के पास है ही नहीं कोई वेजिटेबल, ऐसे ही भाई। तो मैं मोटे तौर पे सबको बोलता हूँ पालक टमाटर कम कर लें, नॉनवेज कम रखें, रेड मीट स्पेशली, रेड मीट कम करें, तो उससे स्टोन के इंसिडेंस काफ़ी हद तक 50% तक अपन कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। और एक ईयरली चेकअप सबसे अच्छी चीज़ है कि साल में एक बार अपनी बर्थडे पे चेकअप करवा लें कि स्टोन नया नहीं बन रहा है। छोटा स्टोन होगा तो दवाइयों से निकल सकता है, उसको इतना बड़ा नहीं होने दें कि वो आपकी किडनी को डैमेज कर सके। तो ये तो सोनोग्राफी से ही संभव होगा। सोनोग्राफी से आराम से पता चल जाता है। सोनोग्राफी और यूरिन टेस्ट, 2 चीज़ें जिनसे आपको मोटे तौर पे स्टोन्स के बारे में पता चल जाता है। कभी कोई ऐसे आपके सामने सीरियस केसेस आते होंगे कि अगर किसी को यूरिन प्लेस पर किसी मेल को, फीमेल को स्टोन फंस गया है और आपको इमीडिएट सर्जरी करनी पड़ी हो सीरियस केस में, ऐसा हुआ कभी? जी, होता है। खास तौर से 2 सिचुएशन है जिनके लिए हम बहुत इमरजेंसी की तरह करते हैं। एक तो जैसा सॉलिटरी किडनी में स्टोन फंस गया, कि किसी पेशेंट को एक ही किडनी, उसमें स्टोन अटक गया, तो उसका यूरिन बिल्कुल बंद हो जाएगा और आप उनका देखेंगे
क्रिएटिनिन ऐसी तेजी से बढ़ता है कि सुबह 2 था, शाम को 4 हो जाएगा, अगले दिन 6, 8, जो फिट है उसको भी ऐसा हो जाए, भी ऐसा हो जाता है वो स्टोन फंसने से। उस स्टोन फंसने में, क्योंकि इसका फिल्ट्रेशन रुक गया। ओके, तो उसमें हमें इमीडिएटली करना पड़ता है स्टेंट डाल के तुरंत बाहर। दूसरा डायबिटिक पेशेंट्स में है, जो डायबिटीज ऐसा जैसा कि आपको पता है कि अपन कैपिटल इन आवर बिल्कुल डायबिटीज के, तो जिन पेशेंट को डायबिटीज होती है तो उनके स्टोन फंसते ही इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। इनवेरेबली वो इन्फेक्शन के साथ ही प्रेजेंट करते हैं, उनको सीवियर पेन, वोमिटिंग, फीवर ऐसा होता है, तो हम उसको स्टेंट डालते हैं। और कई बार हमने देखा है बिल्कुल थिक पस, जैसे फोड़ा होता है ना, इसको चीरा देते हैं, ऐसी पस किडनी से बाहर निकलती है। तो ये दोनों सिचुएशन है जिसमें कई बार तीसरी चौथी जगह यूरिन रुक गया, स्टोन ऊपर से आया, यूरिथ्रा में या पैसेज में रुक गया, तो उसमें सिंपल अपन कैथेटर डाल के भी उसका एक बार यूरिन खाली कर लें, फिर इलेक्टिवली इसको निकाल सकते हैं। तो ये 2-3 सिचुएशन में जिसमें हमें एज ए इमरजेंसी इंटरवेंशन करना पड़ता है। एक जैसे आपने बताया था लिपोस्कोपी कौन सा होता है, जो किरणें, वो किरणें साइड इफेक्ट नहीं करती किडनी को? नहीं, वो नहीं करते, उससे साइड इफेक्ट वो शॉक वेव से बेसिकली ना। तो अल्ट्रासाउंड से अपन, जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन, जी, तो अल्ट्रासाउंड के अलग अलग आप उसके स्पेक्ट्रम को देखेंगे, साउंड वेव्स को, तो एक स्पेक्ट्रम ऐसा होता है जो अपन सुन तो नहीं सकते, लेकिन वो स्टोन को ब्रेक कर सकती है। अब ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, यूरो ऑन्कोलॉजी में कौन कौन से कैंसर आते हैं, ये विस्तार से आप बताएं। जी, आपने जैसे डिस्कस किया था डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ यूरोलॉजी, तो यूरो ऑन्कोलॉजी यूरिन से रिलेटेड जो भी कैंसर्स जो होते हैं, जैसे किडनी कैंसर, एड्रिनल कैंसर, किडनी के ऊपर इस एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं, उसको एड्रिनल कैंसर्स हो सकते हैं। तीसरा ब्लैडर के कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, और पेनिस का कैंसर और टेस्टिकुलर कैंसर, ये सारे कैंसर यूरोलॉजिस्ट ही ट्रीट करते हैं। यदि आप देखें तो ये सारे कैंसर एज के साथ साथ बढ़ते हैं। आजकल बहुत कॉमनली अपने सुना ही देता हो कि यार कैंसर प्रोस्टेट, अपने घर में किससे पूछोगे उसके मिलता है। तो प्रोस्टेट कैंसर के लिए एक ब्लड का टेस्ट होता है PSA, जो किसी भी ब्लड टेस्ट अपन रूटीन चेकअप करवाते हैं, तो कई बार प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन मिलता है, ये बढ़ा हुआ मिल जाता है। तो बढ़ा हुआ मिलता है तो अर्ली इंडिकेशन होता है कि कैंसर प्रोस्टेट आपकी बॉडी में चल रहा है, कि प्रोस्टेट बहुत डीप सिटेड ग्लैंड है, पेशाब की थैली के नीचे, आप फील नहीं करते, बाहर से यू कैन नॉट असेस कि प्रोस्टेट कहाँ है। इन PSA से आपको इंडिकेशन मिल जाता है कि उसमें प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना है। ऐसे ही दूसरा, यूरिन के साथ कई बार ब्लड आता है, तो यूरिन के पास साथ ब्लड आने में क्या होता है, एक दिन आया फिर बंद हो गया। कई मेरे पेशेंट ऐसे आते हैं जो कि सर मेरे 6 महीने पहले आया था, ऐसा डिटेल में पूछते हैं जब, तो उसके लिए हमने कुछ किया नहीं, अपने आप ही बंद हो गया। इनफेक्ट कभी भी यूरिन में ब्लड बिना किसी पेन या जलन के आता है तो इट इज एन इंडिकेटर ऑफ कैंसर, ओके, आइदर ब्लैडर और किडनी। तो यूरिन में ब्लड आना इज अ सीरियस इशू, इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना। और हेल्थ चेकअप अपन जब करवाते हैं तो PSA जब बढ़ा हुआ आ रहा है तो भी अपने को यूरोलॉजिस्ट से देखना है। कई लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं आजकल ना, तो पूछते हैं यार मैं हर साल करवा लूँ क्या? तो PSA ऐसे हर साल करवाने वाला टेस्ट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन, मैं बोलूँगा कि वेस्टेज ऑफ मनी है लोगों के लिए। फर्स्ट PSA यदि फैमिली में अपने किसी के कैंसर है, जैसे पिताजी के हो गया या भाई के किसी को हो गया, चाचा जी को हो गया, तो आपको फर्स्ट PSA करवा लेनी चाहिए 45 ईयर्स में, देन 50, देन 55। चीज़ें जेनेटिक भी आ जाती है, कुछ फैक्टर्स हैं जो हेरिडिटरी चलते हैं, तो जेनेटिकली कुछ डिसाइड करते हैं। तो इस प्रकार के पेशेंट जिनके फैमिली में है कैंसर की हिस्ट्री, प्रोस्टेट कैंसर की, तो उनको PSA थोड़ा जल्दी करवा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, इनफर्टिलिटी की समस्या आजकल मेल्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, उसका क्या कारण है, कैसे वो दूर हो सकती है, उस बारे में आप बताएं। तो ये इनफर्टिलिटी को अपन ओवरऑल देखें तो जितने भी इनफर्टिलिटी के कॉज होते हैं, जैसे मेल फीमेल दोनों को मिला के, बच्चे के लिए दोनों की आवश्यकता होती है, तो 50% कॉज फीमेल वाले होते हैं, 50% कॉज मेल वाले होते हैं। मेल इनफर्टिलिटी के मेजर कॉजेज में वेरिकोसील है। वेरिकोसील होता है टेस्टिस की कुछ वेन्स फूल जाती हैं, उसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। भगवान ने टेस्टिस को बाहर इसलिए दिया है कि वहाँ का टेम्परेचर अपनी बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 4 डिग्री कम होता है। जब टेम्परेचर कम होता है तो स्पर्म्स की क्वालिटी अच्छी होती है, स्पर्म्स अच्छे बनते हैं। वेरिकोसील से क्या होता है, खून वहाँ स्टेगनेंट रहता है, मतलब इकट्ठा रहता है, वो डायलेटेड वेन्स ऊपर नहीं जाने देती है। जब वो टेम्परेचर बढ़ता है तो इसके स्पर्म्स की क्वालिटी कम होती है। ये सर्जिकली करेक्टेबल एक कॉज है। ऑलमोस्ट 15% कॉजेज इसमें आते हैं। दूसरा, कई इस प्रकार की आजकल सर्जरी भी बहुत फ्रिक्वेंटली होने लग गई, जैसे हर्निया की सर्जरी के साथ या आपका यूरेथ्रा की कोई सर्जरी, उसके बाद कई बार जो वास्ट डिफरेंस होती है, टेस्टिस से ट्यूब स्पर्म्स को लेके जाती है, वो ब्लॉक हो जाती है। ट्यूबरकुलोसिस एक कॉमन कॉज है। TB, क्योंकि अपने यहाँ आप जानते हैं कि अब बहुत कॉमन है, तो TB की वजह से भी ये बहुत मेजर कॉज होता था। एक जो आजकल देखने में आया कि आपका कुछ लोग रात को ज्यादा काम करते हैं, दिन में सोते हैं, है ना, अपोजिट लाइफ साइकिल, हेल्थ स्टाइल, स्ट्रेस भी का स्ट्रेस है, फ्रूट्स वेजिटेबल मिनिमम कर रखा है, जंक फूड ज़्यादा है,
क्योंकि स्पम्स बनना सबसे रैपिडली डिवाइडिंग सेल है अपनी बॉडी में। कोई भी इन्फेक्शन होगा, कोई भी अपन हेल्थ रिलेटेड कोई भी अपना नेगेटिव साइड रहेगा, तो सबसे पहले स्पम्स की क्वालिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। ये देखने में आया कि सिंपल वायरल इन्फेक्शन से भी हुआ तो गले में इन्फेक्शन है, स्पम्स के काउंट कम हो जाते हैं। ओके, अच्छा। ये सबसे रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं। तो आपको ओवरऑल जनरल हेल्थ आप अच्छी रखोगे। दूसरा, आपका जो लैपटॉप वगैरह कई लोग अपने इस पे लैब में रह के काम करते हैं, वहाँ भी टेम्परेचर, उसकी वजह से जो एग्जॉस्ट से निकलती तो टेम्परेचर बढ़ा कहीं ना कहीं वो, तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट डालती अगर मोबाइल को हम नीचे पॉकेट में रख रहे हैं, साइड पॉकेट में, तो भी इफेक्ट। हैं। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, लेकिन कई लोग बोलते हैं, लेकिन मतलब ऐसा कोई साइंटिफिक डाटा नहीं है कि जिससे ये पता चलता हो कि मोबाइल जेब में रखने से भी स्पम्स क्वालिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन फैक्टर है, इसमें 50% कॉजेज को अपन सर्जिकली ठीक कर सकते हैं। और दूसरा का एक नया कारण कि लेट, क्योंकि आप देखोगे फर्टिलिटी की मैक्सिमम एज इज 21 to 25। ओके, जो लेट आ रही है। और आजकल शादियाँ लोग 30-35 ईयर्स की एज में करते हैं, तो नेचुरली आपका वो जो पीक वाला फेज से आप डाउन जा रहे होते हैं, डिक्लाइन हो रहा होता है। तो जब डिक्लाइन होगा तो नेचुरली आपको फर्टिलिटी में इशू आएंगे। डॉक्टर साहब, स्पर्म क्वालिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे उसकी क्वालिटी अच्छी कर सकते हैं, वो आप बताएं। तो स्पर्म्स क्वालिटी को अच्छा करने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल, जो मैं बोलूँगा आज की तारीख में, इफ़ यू आस्क में डायबिटीज़ प्रिवेंशन के लिए, टोन प्रिवेंशन के लिए, कैंसर प्रिवेंशन के लिए या स्पर्म्स की क्वालिटी के लिए, सब चीज़ों में हेल्दी लाइफस्टाइल, एडिक्वेट स्लीप नंबर 1। जो आज की तारीख में जो भी टाइप ए पर्सनैलिटी है, बहुत जो एम्बिशियस लोग हैं, वो अपनी नींद को बहुत ही इग्नोर करते हैं। मैं बोलता हूँ सारी हीलिंग, सारा रिकंस्ट्रक्शन बॉडी का नींद के समय होता है। सेकंड इज फ्रेश फूड, वेजिटेबल्स। फ्रेश फूड वेजिटेबल आपकी डाइट में इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको जरूर रखना है। थर्ड चीज रेगुलर एक्सरसाइज। अपने को लगता है कि रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करें काम चल जाएगा, वजन कम करके डाइट को डिफेंड, नहीं, इट हैज गॉट इट्स ओन एडवांटेजेस। एंड फोर्थ इज डाइट। डाइट में अपन अब देखेंगे तो जंक फूड है, ऑयली फूड है, और जो रिफाइंड फूड है, जो मैं बोलूँगा अपने को वापस डाइट के लिए तो इंडियन जो अपन पुराने ट्रेडिशनल जो था कि मोटा खाओ मोटा पहनो, तो सिंपल बेसिक प्रिंसिपल वो रखेंगे, तो ये चारों चीज़ें अपन रखेंगे तो अपने आप अपनी दिनचर्या, अगर अपनी डाइट अच्छी है तो डेफिनेटली आपकी हर चीज़ में अच्छा रहेगा। स्पर्म्स क्वालिटी तो डेफिनेटली बेटर होंगी। सही, स्पर्म क्वालिटी अच्छी बेटर हो जाएगी। इरेक्शन की जो एक समस्या है डॉक्टर साहब, उस बारे में विस्तार से बताएं। देखो, इरेक्शन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं हम लोग, बहुत कॉमन प्रॉब्लम आ रही है। इसमें मेजर फैक्टर जो मुझे लगता है कि स्ट्रेस है। अगेन 50% पेशेंट्स का साइकोलॉजिकल होता है कि साइकोलॉजिकली उन्होंने या तो कोई ऐसी न्यूज़ पढ़ ली या ऐसा कोई खबर पढ़ ली या किसी दोस्त से ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल गई जिसकी वजह से उनके दिमाग में स्ट्रेस होता है और इरेक्शन की प्रॉब्लम आती है। 50% पेशेंट्स में कोई ना कोई कॉज होता है, उसको ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं। जी, ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कॉमनेस्ट कॉज जो है डायबिटीज, क्योंकि पेनिस का जो इरेक्शन है वो ब्लड के फ्लो के थ्रू होता है और इसकी जो वेसल से बहुत पतली होती है। तो जैसे हार्ट के ब्लॉक आप सुनते हो जो, तो अपने को कॉमन पता चल जाता है कि भाई जिम जा रहा था, जिम में वो गिर गया कि उसका हार्ट ब्लॉक हो गया, एंजियोप्लास्टी होती, सब कुछ दिखता है अपने को। उनको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या हैं? डायबिटीज, हाइपरटेंशन, पुअर लाइफस्टाइल, वो सारे उसको भी नैरो कर रही। तो आपका चेस्ट पेन होता है, आपको पता चल जाता है। यही चीज़ आपकी सब वेसल्स को पतला कर रही है। तो जो पेनिस को सप्लाई करने वाली आर्टरीज है, पिनाइल आर्टरीज हैं, वो भी ब्लॉक हो जाता है। तो जब ब्लड का फ्लो ही नहीं जाएगा तो इरेक्शन प्रॉपर नहीं होगा। तो ऑर्गेनिक कॉज में ये सिंपल, वही अगेन कमिंग टू द हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी हैबिट्स, तो आप वो करोगे तो आपका इरेक्शन वाला पार्ट भी इम्प्रूव रहेगा। इसके अलावा कई बार ट्रॉमा की वजह से भी हो जाता है, कोई सर्जिकल ट्रॉमा हो। इसके अलावा कुछ जो सर्जिकल ट्रॉमा के अलावा इरेक्ट पेनिस को अपन बैंड करते हैं, कई बार कुछ लोगों की हैबिट होती है, उससे पेरोनिस डिजीज होती है और वो भी इरेक्शन अचीव करती है। तो मेन कॉज अपन देखें तो डायबिटीज एंड अनदर इज स्मोकिंग। ओके, स्मोकिंग का भी इम्पैक्ट जो होता है, जो छोटी वेसल्स है उसको ब्लॉक करता है, क्योंकि स्मोकिंग हार्ट वाली वेसल्स को भी ब्लॉक करता है, सेम ये पेनाइल वाली को भी बोलता है। तो जो स्मोकर्स हैं उनमें भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन ज्यादा पाया जाता है। अच्छा, स्मोकिंग वाले पर्सन में भी ये चीज़ यस, ज़्यादा पाई जाएगी, क्योंकि जो भी डिजीज है जो ब्लड माइक्रो सर्कुलेशन को ब्लॉक कर रही है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, डिस्लिपिडीमिया, सेंट्रल ओबेसिटी, ये सारे जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोलते हैं इसको, ये सारे के सारे आपके ब्लड के सर्कुलेशन को कम करते हैं। हार्ट वाला तो आपको ऑब्वियसली दिख जाता है कि चेस्ट पेन होते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कारण ही होता है। साइकोलॉजिकल को अपन हटा दें तो ऑर्गेनिक कॉजेज ये हैं। साइकोलॉजिकल में अपने को एक बार जब होता है इरेक्शन तो फियर फैक्टर हो जाता है कि परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो जाती है लोगों को ना, कि यार मुझे होगा नहीं होगा, अगेन दैट लीड टू योर एंग्जाइटी लेवल हाई और आपका फिर इरेक्शन कम होता है।
दीज आर द कॉमन थिंग। डॉक्टर साहब इजैकुलेशन पे आ जाते हैं हम, उस बारे में आप थोड़ा बताएं कि कभी हो पाता है कभी नहीं, तो उस बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें विस्तार से। देखो नॉर्मल जो होता है कि मेरा क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन जो है कि अपने आप पे प्री मैच्योर इजैकुलेशन ज़्यादा पाया जाता है। वो भी अगेन एजुकेशन वाला पार्ट होता है कि ऑर्गेज्म जो है प्लेजर वाला पार्ट फीमेल और मेल का डिफरेंट टाइमिंग्स होती है। तो आपको अपने पार्टनर को समझने की चीज़ होती है कि उसके हिसाब से आपको अपना इजैकुलेशन एडजस्ट करना होता है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं जब नॉर्मल इजैकुलेशन, इंट्रावेजाइनल लेटेंसी पीरियड बोलते हैं कि जब आप एंटर हुए उसके बाद इंट्रावेजाइनल लेटेंसी पीरियड बोलते हैं कि उसके बाद कितनी देर में आपने इजैकुलेट किया। वो 2 to 5 मिनट्स का होता है, वेरिएबल है। कुछ लोगों का डिलेड इजैकुलेशन भी होता है, उसमें सेंसिटिविटी वाला इश्यू भी होता है। तो कुछ लोगों का एनइजैकुलेशन भी होता है जिनको इजैकुलेट ही नहीं होता है। कई कारण होते हैं इसके पीछे, इसमें न्यूरोलॉजिकल कॉज भी होते हैं। तो डिलेड इजैकुलेशन इज नॉट अ कॉमन फीचर। ये कई बार न्यूरोलॉजिकल डिजीज जैसे स्पाइनल डिजीज वाले पेशेंट्स को उनका डिलेड इजैकुलेशन होता है, उनका सेंसेशन चला जाता है, उस वजह से होता है। जो जिनको पैरालिसिस हो जाता है उन लोगों का डिलेड इजैकुलेशन होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स में ज़्यादा होती है। कॉमनली प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता है कि आप एंटर हुए उसके साथ इजैकुलेट कर दिया। ये थोड़ा लर्न बिहेवियर भी है, सीखने वाली एजुकेशन वाली पार्ट भी कि आपको कब एंटर करना है, फोर प्ले का इम्पोर्टेंस, ये सारी चीज़ें एजुकेशन का पार्ट है कि जो अपन इनको एजुकेट किया जाए मेल फैक्टर तो अपन एजुकेशन वाले पार्ट का हैंडल अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा इसमें कुछ मेडिसिन भी आती हैं कि कई प्री मैच्योर एजुकेशन वालों को कुछ स्प्रेज आते हैं। लोग इसके लिए कई तरीके के मैं बोलूँगा नीम हकीमों के पास जाते हैं, कई प्रकार की दवाइयाँ, बहुत सारे पेड़ का शरीर भी खराब करते हैं। लेकिन बेसिकली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एजुकेशन दोनों की प्रॉब्लम यूरोलॉजिस्ट हैंडल करते हैं। आप प्रॉपर गाइडेंस से इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे तो ये ट्रीटेबल चीज़ है। डॉक्टर साहब जैसे किसी का वजन अचानक से कम हो रहा है, हम फिर से स्टोन वाली बात पर आ रहे हैं, किसी का वजन अचानक से कम हो रहा है और उसके पेट में गांठ बन रही है, तो क्या वो पथरी है? पथरी के क्या सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं, उस बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए वजन कम होना बहुत कॉमन, मतलब आई वुड से कॉमन तो नहीं लेकिन कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वजन कम होता है जी। तो वजन कम होने में पहला चीज़ जो आती है डायबिटीज़। मिडिल एज पेशेंट का यदि बिना किसी एक्सरसाइज के बिना डाइट कंट्रोल के वजन कम हो रहा है, अचानक से कम हो रहा है, थिंक ऑफ डायबिटीज़। ये इंडिकेशन है डायबिटीज़ का मिडिल एज में। दूसरा वजन कम होने का कारण होता है माल एब्जॉर्प्शन, कि यदि लूज मोशंस बार बार होते, कुछ पर्टिकुलर कई लोगों को होता है कि दूध पिया लूज मोशंस हो गए तो उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस टाइप की डिजीज होती है, वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैंडल करते हैं, लेकिन वो भी एक वेट रिडक्शन का काम। डॉक्टर साहब अब हम आएंगे प्रोस्टेट कैंसर से रिलेटेड, प्रोस्टेट कैंसर से संबंधित क्या क्या डिजीज, मतलब उस बारे में थोड़ा बताएं, प्रोस्टेट कैंसर से रिलेटेड थोड़ा सा विस्तार से बताएं। अच्छा, प्रोस्टेट से संबंधित जो कैंसर और जो डिजीज होती है प्रोस्टेट से रिलेटेड, वो आप बताएं एक बार विस्तार से। जी हाँ, ये बहुत अच्छा टॉपिक निकाला आपने, क्योंकि यूरोलॉजी में 50% जो प्रैक्टिस मैं बोलूँगा ओपीडी प्रैक्टिस या जो होता है या डिजीज जो होती है प्रोस्टेट संबंधी होती है। प्रोस्टेट का पहले बात अपन समझ लें, प्रोस्टेट पेशाब की थैली के नीचे एक ग्लैंड होती है, वॉलनट साइज की ग्रंथि होती है जिसका नॉर्मल वेट होता है 18 से 20 ग्राम के आसपास, और यूरिन का पैसेज उसके थ्रू निकलता है। तो जब भी प्रोस्टेट की कोई प्रॉब्लम होगी तो वो प्रेजेंट करेगी यूरिन की प्रॉब्लम की तरह। तो इसको अपन 3 बीमारियां मेनली होती, एक प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेट के इन्फेक्शन को, जैसे आइटिस जहाँ भी हो जाता है ना वहाँ इन्फेक्शन है, तो प्रोस्टेट का इन्फेक्शन यूजुअली यंग एडल्ट्स में मिलता है, जैसे 25 to 50 की एज वाले प्रोस्टेट का इन्फेक्शन होता है। उसमें तकलीफ वही होती है, पेशाब में थोड़ी जलन होगी, पेरिनियल एरिया में पेन होगा, 24 घंटे पेन बना रहेगा, डिस्कम्फर्ट से रहता हो, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत डीप सीटेड है। तो मरीज आपके पास आएगा, वो समझा ही नहीं पाएगा उसको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, क्या हो रही है, वो तकलीफ ऐसी बताएगा, ये यूजुअली प्रोस्टेट इन्फेक्शन की वजह से होता है। ये इलाज इसका मेडिसिन से हो जाता है। दूसरी डिजीज जो होती है इस प्रोस्टेट से संबंधित वो है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। जी, थोड़ा सा टेक्निकल नाम है। बिनाइन मतलब नॉन कैंसरस, ओके, ठीक है। बिनाइन जो कैंसर नहीं है, प्रोस्टेटिक मतलब प्रोस्टेट का, और हाइपरप्लेजिया मतलब उसकी नंबर्स ऑफ सेल्स बढ़ जाती है, हाइपरप्लेजिया को बोलते हैं। तो बड़ी हो जाती है प्रोस्टेट, नॉर्मल 20 ग्राम होता है, वो कई बार 40-60, मैंने मैक्सिमम जो बड़ी साइज का किया 250 ग्राम तक की प्रोस्टेट हमने निकाली है, इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है। तो जब बड़ी होती है तो पेशाब का रास्ता उसके बीच से निकल रहा है, उसको स्क्वीज करती है, दबा देगी उसको, तो छोटा हो जाए तो रास्ता छोटा जाएगा, जोर पड़ेगा, तो यूरिन में जोर पड़ेगा, तो पेन होगा, धीरे धीरे आएगा, रुक रुक के आएगा, रात को उठाता है, बार बार अच्छा, पेशाब की धार चलते चलते अटक जाएगी, रुक गई, फिर स्टार्ट हुई, फिर रुक गई,
तो ये ऐसी चीज़ें इतना स्लो इंसिडियस ऑनसेट होता है, इसको पेशेंट कई बार खुद ही सोचता है किसको बताऊं, क्या चल रहा है, एज के साथ होता है। तो मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें अपन ऑब्जर्वेंट रहेंगे तो जल्दी अपन ऐसी बीमारियों को पकड़ सकते हैं। खासतौर से ये ओल्ड एज में होती है, तो अपने माँ बाप को इस तरीके से 65 रिटायरमेंट के बाद वाली एज में इस तरीके से शुरू होता है, तो तब आदमी वैसे ही सोचता है कि यार हो सकता है रिटायरमेंट के बाद मेरे लाइफस्टाइल चेंज हुई, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। इसका इलाज संभव है इलाज संभव है मेडिकली, मतलब सिर्फ दवाओं से, बिना सर्जरी, बिना दवाओं ओके। बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं ये पिछले 30-40 साल में। तो पहले इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन होता था, वो भी ओपन पद्धति से, चीरा देख के जो आपने ओपन की दवा करी थी। अब दवाइयाँ जो आ गई है उनसे 50% पेशेंट्स में अपन सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं। इट इज़ अ ह्यूज नंबर, मतलब 50% अपन देखें तो। और 50% पेशेंट में जो दवाइयों को रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं उनको अपने को ऑपरेट करना पड़ता है। इसकी दवाई से यदि रेस्पॉन्स आता है तो आपको लाइफ लॉन्ग, जैसे डायबिटीज और हाइपरटेंशन हो गया तो आपको दवाई लेनी है, कंट्रोल में रहेगा। सेम वे प्रोस्टेट के लिए आपको दवाई लेनी है, एक गोली रात को सोते समय लेनी होती, उससे आपका प्रोस्टेट सिम्टम से कंट्रोल में रहते हैं। जो लोग इसको रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं या इसकी वजह से कई कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जैसे बात करें अपन पेशाब का रास्ता रुक रहा है, तो रुकने की वजह से क्या होता है, थैली में पेशाब भरा रह सकता है, उससे इन्फेक्शन हो सकते हैं, उसकी वजह से गुर्दे में डैमेज हो सकता है, तो उसमें पथरी बन सकती है। ये सारे इसके कॉम्प्लिकेशन है। यदि ये कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं तो ये एब्सोल्यूट इंडिकेशन बोलते हैं, जिनमें अपने को ऑपरेट करना ही होता है। या बार बार पेशाब रुक रहा हो, कि नलकी डालनी पड़ती, कैथेटर डालना, कैथेटर कि बिना कैथेटर के यूरिन ही नहीं उतर रहा, तो ऐसे पेशेंट्स में ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट आजकल ओपन पद्धति से नहीं करते हैं, चाहे बड़ी ग्लैंड है चाहे छोटी ग्लैंड है, आजकल उसको दूरबीन से करते हैं। दूरबीन में भी कई विधियां आ गई है, जैसे TURP, गोल्ड स्टैंडर्ड की, जो ट्रेडिशनली चली आ रही है पिछले 70-80 साल से, जिसमें पेशाब के रास्ते दूरबीन डालते हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़े करके प्रोस्टेट का निकालते हैं। आजकल लेजर से निकालते हैं, जो बिनाइन ग्लैंड होते हैं उसको लेजर से पूरा इन्यूक्लेट करके पूरा निकाल देते हैं। ये ऑपरेशन के बाद होगी। कई लोग बोलते हैं भाई इसके बाद भी दोबारा हो जाते हैं, क्योंकि जैसे स्टोन का होता है वैसे प्रोस्टेट भी, क्योंकि बिनाइन वर्ड अपने ट्यूमर है, ऐसा ये भी रिपीट हो सकता है। ये भी रिपीट हो सकता है। ये भी धीरे धीरे ग्रो कर सकता है। यदि किसी का 60 साल की उम्र में ऑपरेट हो तो उसको रेगुलर चेकअप रखना चाहिए। तो दोबारा ग्रो करने की स्पीड सब में अलग अलग होती है, लेकिन कुछ लोगों में 10-15 साल में फिर से 50 ग्राम तक बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें एजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी जितनी एज बढ़ेगी प्रोस्टेट ग्रो करता है। अंदर बॉडी में हार्मोन का चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से ही होता है कि जैसे एज बढ़ती है अपनी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होने लगता है और फीमेल हार्मोन बढ़ने लगते हैं, तो वो रेशियो चेंज होता है, उसकी वजह से प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता है। बेसिक थ्योरी ये है। तो इसी बीमारी वो है प्रोस्टेट कैंसर। अपन ने अभी थोड़ी देर पहले अपने डिस्कशन में लिया था कि एक PSA टेस्ट होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, वो नॉर्मली 0 से 4 मानते हैं अपन। 4 से ऊपर यदि आता है तो उस पेशेंट में कैंसर होने की संभावना होती है। जब संभावना होती है तो अपने उसको डिटेक्ट करना होता है, तो उसमें एग्जामिन करते हैं, प्रोस्टेट को फील करके देखते हैं। नॉर्मल जो रबरी कंसिस्टेंसी होती है, रबर जैसी, अपन फिंगर को टच करेंगे ऐसा फील होता है, उसका मसल टाइट होती है। कुछ हार्ड नूडल यदि फील होती तो अपने को प्रोस्टेट की बायोप्सी करनी चाहिए। उसमें बायोप्सी से पता चल जाता है कि कैंसर है या नहीं है, और फिर उसको स्टेज करके, स्टेज पे डिपेंड करता है। तो इसकी 4 स्टेज होती है, 1, 2, 3, 4, उसके अकॉर्डिंगली इसका ट्रीटमेंट होता है। स्टेज 1 के लिए अपन ऑपरेट कर सकते हैं, रेडियोथेरेपी भी दे सकते हैं, और कुछ ओल्ड एज पेशेंट होते हैं जिसमें आप कुछ नहीं करें, ऑब्जर्व करते रहे। स्टेज 4 के लिए आप हार्मोनल इंजेक्शन देते हैं। स्टेज 2, 3 के लिए आपको रेडियोथेरेपी प्लस हार्मोनल ट्रीटमेंट। तो ऐसे कई ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो प्रोस्टेट कैंसर को अपन कंट्रोल कर सकते हैं या जड़ से भी खत्म कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन स्टेज। मतलब जड़ से खत्म हो सकता है। स्टेज 1, 2 की डिजीज अपन जड़ से खत्म कर सकते हैं। ओके। तो इसमें जैसे किसी तरह की थेरेपी की जरूरत होती है, मतलब जैसे कैंसर में थेरेपी और एक सेक का एक रहता है, तो उस तरह का इसमें रहता है, इसमें उस तरह की जरूरत नहीं होती? नहीं, हाँ होता है इसमें। स्टेज 1 की अपन बात करें तो एक तो होता है ऑपरेशन होता है, जिसमें प्रोस्टेट को पूरा निकाल देते हैं, रोबोटिक प्रोस्टेट में बोलते हैं उसको। दूसरा रेडियोथेरेपी लगती है, सेक जो अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं। इसके लिए बहुत अच्छी नई मशीन्स भी आ गई हैं, तो उसके हिसाब से सेक दे के अपन प्रोस्टेट को वहीं पे जला देते हैं। कीमोथेरेपी जो अपन नॉर्मल थेरेपी बोलते, उसके लिए अपन प्राइमरी प्रोस्टेट कैंसर में नहीं लेते हैं, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर है। जैसे मेल में होता है ये, और मेल में इसलिए होता है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उस पर डिपेंडेंट होता है एज के साथ। तो इसमें जो प्राइमरी ट्रीटमेंट अपन करते हैं वो प्रोस्टेट जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सप्रेस कर देते हैं। तो इसके दो मेथड होते हैं, या तो सर्जिकली अपन टेस्टिस को रिमूव कर देंगे, क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट हो रहा है टेस्टिस से हो रहा है, बिल्कुल, तो टेस्टिस हटा देंगे तो एकदम टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, जहाँ जहाँ भी डिजीज है वो सब सिंक हो जाएगी। तो बहुत सस्ता सा इफेक्टिव इलाज है इनिशियल मेटास्टेटिक डिजीज के लिए। यही यदि अपने को एडवांस स्टेज है या इसको रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है हार्मोनल ट्रीटमेंट, तो फिर कीमोथेरेपी भी देते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस अलग अलग होते हैं, डिपेंड करता है वो एक स्टेज किस स्टेज पर है, स्टेज पे है, उसके साथ कितना क्योर हो सकता है, उस लेवल पे वो ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब, आज के पॉडकास्ट का हमारा आखिरी सवाल हम करते हैं। वैसे तो ये बहुत बड़ा
विषय है। यूरोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, लेकिन आज का आखिरी सवाल मैं आपसे करता हूँ कि किडनी वाले कैंसर के बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें और विस्तार से बताएं। सही क्वेश्चन मैं बोलूँगा और पर्टिनेंट क्वेश्चन है आज के एरा में। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ जी। जब मैं 2005 में जब मैं ट्रेनिंग से बाहर आया जी, उस समय किडनी कैंसर इतने नहीं देखने को मिलते थे। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। हो सकता है डाटा अपन उस पर ले तो काफ़ी चेंजेस हैं। उस समय फीमेल्स में नहीं देखता था। वो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था, SGPGI से मैंने किया है। अब मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस जबकि एक ही हॉस्पिटल में देखता हूँ, उसके बावजूद मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा किडनी कैंसर्स वाले पेशेंट ज़्यादा देख रहा हूँ, फीमेल में भी देख रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ तो फैक्टर्स हैं जिन्होंने इन कैंसर्स को भी बढ़ा दिया है। हो सकता है एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है डाइटरी फैक्टर हो सकता है अपन इसको आज इवेल्यूएट नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर में पता चले क्या फैक्टर्स हैं। किडनी कैंसर पहले मोर देन 65 ईयर्स एज में मानते थे, आज की तारीख में जो 40 ईयर्स के एज में भी पेशेंट्स मिलते हैं। किडनी कैंसर का प्राइमरी डिटेक्शन आजकल जो होता है अल्ट्रासाउंड से बहुत छोटी गांठें पकड़ में आ जाती हैं जी। अदरवाइज सिम्टोमेटिकली मेरे से बात करें कि अपन इसको ट्रायड बोलते हैं, तो लंप पेट में गांठ जैसी फील होती, पेशाब में खून आता है और एक दर्द होता है। ये तीनों का ट्रायड बोलते हैं, जिसमें किडनी कैंसर का पता चलता है। किडनी कैंसर में यदि छोटी गांठ ही पकड़ में आ गई, यानी कि 4-5 सेंटीमीटर से छोटी गांठ पकड़ में आ गई, तो आजकल उसमें किडनी को बचाते हुए गांठ को निकाल के उसको पार्शियल नेफ्रेक्टमी बोलते हैं। ओके, तो उसको रिपेयर कर लेते हैं और किडनी को ही बचा लेते हैं। कई बार किडनी कैंसर आपको पता ही तब चलता है जब वो 13-14 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर की गांठ हो गई, तो उसमें फिर पूरी किडनी को निकालना पड़ता है। तो ये जो किडनी कैंसर के अलग अलग स्टेज है, उसके बेस पे इसका ट्रीटमेंट होता है। जब किडनी को ही निकाल देते हैं तो उसके बाद वो दोबारा ना हो या वो कितना अंदर से इफेक्ट करे, तो वो कोई दिक्कत वाली बात होती है पेशेंट को आगे के लिए? देखिए, हम किडनी तभी निकालते हैं जब दूसरी किडनी अच्छा काम कर रही है। ओके, तो ये इंश्योर करते हैं जब भी ऑपरेट करते हैं कि दूसरी किडनी अच्छा काम कर रही है, दोबारा होने की संभावना इनमें भी रहती है। तो इसके लिए रेगुलर फॉलोअप रखना होता है। फॉलोअप में अपना नॉर्मल अल्ट्रासाउंड से, CT स्कैन से, इन्हीं से पता चलता है कि डिजीज और कहीं तो नहीं आ रही, क्योंकि ये अर्ली एज में पकड़ में आने लग गया। सोनोग्राफी की वजह से आपको जल्दी पकड़ में आने लग गई और स्टेज के पकड़े तो प्रोग्नोसिस आजकल बेटर होने लग गया। तो किडनी कैंसर मुझे लगता है अपन बात करें तो ओबेसिटी, पुअर डाइट, स्मोकिंग, ये रिस्क फैक्टर है जिनकी वजह से अपन इनको कम करेंगे, ओबेसिटी को कम करेंगे, एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे, स्मोकिंग को छोड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि कैंसर का इंसिडेंस डॉक्टर साहब लिक्योर से, शराब से ज़्यादा इफेक्ट होगा किडनी को या स्मोकिंग से ज़्यादा इफेक्ट होगा? स्मोकिंग से ज़्यादा, बिकॉज उसको सक करते हैं तो वो अंदर तक पूरा, शायद ये लॉजिक नहीं है। लॉजिक ये नहीं है। देखिए, लीवर जो अल्कोहल का मेजर इम्पैक्ट पड़ता है लीवर पर, क्योंकि वो फिल्ट्रेशन उस मिल्क को होता है। और स्मोकिंग में जो अपना जो भी अपन इनहेल कर रहे हैं के जो कार्सिनोजेंस बोलते हैं, उसमें जो मटीरियल है जी, वो या तो लंग्स से निकलते हैं या किडनी से निकलते हैं। ओके, तो जो स्मोकर्स में मेनली तो ओरल कैविटी और लंग के कैंसर होते हैं या फिर किडनी ब्लैडर के कैंसर होते हैं। ओके, तो इसलिए स्मोकिंग दोनों ही जगह खराब है। लीवर और किडनी दोनों के लिए? दोनों नहीं, लीवर के नहीं, लीवर के लिए तो अल्कोहल ज़्यादा खराब है। ओके, और स्मोकिंग जो है लंग के लिए, लंग्स के लिए, किडनी के लिए। तो धन्यवाद, आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा। देवेंद्र जी शर्मा डॉक्टर साहब से हमने काफ़ी विस्तार से बातें करी, यूरोलॉजी के बारे में बातें करी, बहुत सारे विषयों पर हमने चर्चा करी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करी। आपने अपने महत्वपूर्ण समय में से टाइम निकाल के हमें इतना वक्त दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी आपका। और इसी तरह बने रहिए, देखते रहिए द दिवाकर शो, और आगे हम आपको ऐसे ही अच्छे गेस्ट से, बड़ी बड़ी शख्सियतों से मिलवाते रहेंगे। और आपके स्वास्थ्य का आप भी ध्यान रखें। धन्यवाद।